नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा चैप्टर नंबर 12 फ्रांस की क्रांति आने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देते हैं, और जब अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को शेयर करना आप लोग दोस्तों मत भूलिएगा। और जिन लोगों को लगता है वीडियो में मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ वो यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वॉइस आपके माध्यम के अनुसार मिल सके, और जो वीडियो आपको लंबा लगेगा दोस्तों, उसका समय भी आपका बच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 फ्रांस की क्रांति। क्रांति से पूर्व फ्रांस में जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवस्था थी, उसे ही पुरातन व्यवस्था कहा गया है। ठीक है, फ्रांस में लुई 14वें 1643 से 1715 ईस्वी के समय राजतंत्र की निरंकुशता की चरम सीमा थी। वह कहता था कि मैं ही राज्य हूँ। वह अपनी इच्छा अनुसार कानून बनाता था, कर वसूल करता था तथा राजकीय आय को मनमाने ढंग से खर्च करता था। लुई 15वां 1715 से 1774 ईस्वी विलासी एवं लापरवाह शासक था। उसने अपनी मृत्यु के समय कहा था कि मेरे मरने के बाद प्रलय होगा। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय बुर्बो राजवंश का लुई 16वां 1774 से 1793 फ्रांस का शासक था। ठीक है, लुई 16वां था। उसमें निर्णय लेने की क्षमता का अभाव था। वह कहा करता था कि यह चीज़ इसलिए कानूनी है कि मैं यह चाहता हूँ। वह राज्य की समस्याओं में कोई विशेष रुचि नहीं रखता था। घटनाओं को दिशा देने की बजाय वह स्वयं धारा के साथ बह जाता था। ये दोस्तों फिगर है लुई 16वां का, देख लीजिए। ठीक है, ये है फिगर उसका। आगे बढ़ते हैं। बह जाता था। लुई 16वें पर उसकी रानी मेरी अंतवानेत का पूर्ण प्रभाव था एवं नियंत्रण था, जो कि ऑस्ट्रिया के शासक जोसेफ द्वितीय की बहन एवं दिवंगत महारानी मेरिया थेरेसा की पुत्री थी। मेरी अंतवानेत जिद्दी, अभिमानी एवं फिजूल खर्च महिला थी। राज्य कार्यों के संचालन का उसे कोई अनुभव न था। वह सदा लोभी चाटुकारों से घिरी रहती थी। मेरी अंतवानेत के बारे में प्रसिद्ध है कि उसने रोटी मांगने वालों से कहा था कि वे केक क्यों नहीं खाते। आगे है, रानी अनुभवहीन जरूर थी, पर ज़रूरतमंद लोगों की मदद किया करती थी। आगे है, H.A.L. फिशर के अनुसार अंतवानेत एक ऐसे सायरन यानी भोपू के समान थी, जो राज्य रूपी जहाज को चट्टान की ओर ले जा रहा था। लुई 16वां अपने राज्य में जिसे चाहता कैद कर सकता था और बिना मुकदमा चलाए जो चाहे सजा दे सकता था। राजा ही नहीं, उसका कोई भी कृपा पात्र इस अधिकार का उपयोग कर सकता था। इस कार्य के लिए उसे केवल राज्य की मुद्रा वाले पत्र लेटर्स डी कैस्ट की आवश्यकता थी। इस प्रकार से फ्रांस में लेत्र द कासे एक प्रकार का वारंट था, जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है दोस्तों, आगे है, ये तो रॉलेट एक्ट की तरह है दोस्तों। आगे, फ्रांस में
एस्टेट्स जनरल नामक एक प्रतिनिधि सभा अवश्य थी, किंतु 1614 ईस्वी के बाद उसका कोई अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। आगे है, फ्रांस में यदि कोई संस्था ऐसी थी जो राजा के स्वेच्छाचारी आचरण पर अंकुश लगा सकती थी तो यह पार्लमा थी, जिसकी संख्या 13 थी। पार्लमा की स्थिति उच्च न्यायालयों के समान थी। पार्लमाओं में पेरिस की पार्लमा अधिक शक्तिशाली थी। आगे देखते हैं, न्याय करने के अतिरिक्त पार्लमा का एक मुख्य कार्य राजा के आदेशों को कानून के रूप में पंजीकृत करना था। पार्लमा के न्यायाधीश वे लोग थे जिन्होंने पदों को खरीद कर कुलीनता प्राप्त कर ली थी और अब वे वंशानुगत हो गए थे। आगे है, कानून और न्याय के क्षेत्र में अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार व्याप्त था। एक कस्बे में जो बात कानूनी और सही मानी जाती थी, वही बात उस स्थान से 5 मील की दूरी पर स्थित दूसरे कस्बे में गैर कानूनी समझी जाती थी। फ्रांस में कानूनों की एक रूपता नहीं थी। आगे है, वोल्टेयर के अनुसार फ्रांस में यात्रा करते समय सरकारी कानून उसी प्रकार बदल जाते हैं जैसे गाड़ी के घोड़े बदलते हैं। आगे, न्यायिक पदों को बेचने की परंपरा से न्यायिक व्यवस्था बदतर हो गई थी। राजा की विशेष मुद्रा वाले पत्रों द्वारा किसी भी व्यक्ति को बिना अभियोग के जेल में डाल दिया जाता था। अदालतों की भाषा लैटिन थी। दीदरो और वोल्टेयर जैसे विचारकों को बास्तील के दुर्ग में कैद की सजा भुगतनी पड़ी थी। सम्राट लुई 16वें ने अपने मंत्री मिलेसबर्स द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के अवसर पर कहा था कि तुम कितने भाग्यशाली हो, काश मैं भी त्यागपत्र दे पाता। क्रांति से पूर्व फ्रांस की शासन प्रणाली अक्षम, अव्यवस्थित, भ्रष्ट और खर्चीली थी। राजा शासन का प्रमुख था। प्रांतीय शासन के लिए समस्त देश 2 प्रकार के प्रांतों में बटा हुआ था। पहले प्रकार के प्रांत गवर्नमेंट कहलाते, जिनकी संख्या 40 थी, तथा दूसरे प्रकार के प्रांत जेनेरालिते कहलाते थे, जिनकी संख्या 34 थी। गवर्नमेंट के प्रमुख को गवर्नर तथा जेनेरालिते के प्रमुख को एतांदा कहा जाता था। फ्रांसीसी समाज मुख्यतः 3 वर्गों में विभक्त था: पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और सर्वसाधारण वर्ग। इन्हें क्रमशः प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट एवं तृतीय स्टेट कहा जाता था, जिनमें से प्रथम 2 विशेषाधिकार प्राप्त एवं अंतिम सुविधा विहीन वर्ग था। आगे है, प्रथम स्टेट में पादरी, द्वितीय स्टेट में कुलीन एवं सामंत तथा तृतीय स्टेट में विशेषाधिकार रहित साधारण लोग थे, जो कृषक, मजदूर, शिल्पी, व्यापारी एवं बुद्धिजीवी वर्ग से थे। फ्रांस की कुल जनसंख्या में विशेषाधिकार प्राप्त उच्च वर्ग के लोगों की संख्या 1% से अधिक नहीं थी, जबकि इनके पास फ्रांस की संपत्ति का 5वां भाग था। नेपोलियन ने ठीक ही कहा था कि मध्यम वर्ग का अहंभाव ही क्रांति का असली कारण था। अभाव ही क्रांति का असली कारण था। स्वतंत्रता तो एक बहाना मात्र थी। पादरियों में भी 2 श्रेणियां थी, एक उच्च पादरी, दूसरा सामान्य पादरी। उच्च पादरी प्रायः कुलीनों के पुत्र होते थे। इनकी आमदनी बहुत थी। ये शान शौकत एवं आराम का जीवन बिताते थे। सामान्य पादरी छोटे पादरी थे, जो प्रायः निम्न वर्ग या कृषक वर्ग से आते थे। ये सभी प्रकार के धार्मिक कार्य करते थे। इनकी आय कम होती थी। इनके मन में चर्च के
उच्चाधिकारियों के प्रति घृणा एवं आक्रोश रहता था। चर्च के उच्चाधिकारियों के प्रति यानी उच्च पादरियों के प्रति घृणा और आक्रोश रहता था। आगे, राज्य, चर्च तथा सेना के सभी उच्च पद कुलीन वर्ग के हाथों में थे और फ्रांस की समस्त भूमि का 5वां भाग उनके अधिकार में था। फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ थियर्स का यह मत उल्लेखनीय है कि बगावत राजगद्दी के विरुद्ध कम तथा कुलीन वर्ग के अत्याचारों के विरुद्ध अधिक थी। देश की लगभग 94% जनसंख्या सर्वसाधारण वर्ग की थी। इस वर्ग में मध्यम वर्ग यानी बुर्जुआ, दस्तकार एवं मजदूर और किसान शामिल थे। मध्यम वर्ग में साहूकार, व्यापारी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, लेखक, कलाकार, सरकारी कर्मचारी आदि शामिल थे। मध्यम वर्ग की महत्वाकांक्षा थी कि उसे भी सामाजिक ढांचे में पहली पंक्ति में स्थान प्राप्त हो। उनके पास धन था, योग्यता थी, किंतु तदनुरूप समाज में प्रतिष्ठा नहीं थी। फ्रांस में कुल जनसंख्या का 80% भाग कृषक लोगों का था, जिनकी दशा सबसे अधिक निम्न एवं शोचनीय थी। कृषकों के 2 वर्ग थे, प्रथम स्वतंत्र किसान एवं द्वितीय अर्धदास। स्वतंत्र किसान अपनी भूमि का मालिक था, किंतु अर्धदास किसान अपनी इच्छा से अपने मालिक जमींदार की भूमि को त्याग कर बाहर नहीं जा सकता था। दोनों वर्गों के किसान कुलीनों के शोषण के शिकार थे। कर भुगतानों में किसान की आमदनी का 80% भाग चला जाता था। फ्रांस के चर्च के अपने न्यायालय एवं कानून थे, अतः उसे राज्य के भीतर राज्य कहा गया है। फ्रांस की संपूर्ण जागीरी भूमि की 20% भूमि चर्च के अधीन थी। धर्मास या टाइथ चर्च द्वारा किसानों से सब प्रकार की फसलों पर लिया जाने वाला धार्मिक कर था, जो उपज का 10वां भाग था। आगे, देश की कर प्रणाली अव्यवस्थित एवं दोषपूर्ण थी। कर 2 प्रकार के थे, प्रत्यक्ष और परोक्ष। भूमि कर, आय कर, जायदाद पर कर प्रत्यक्ष करों की श्रेणी में आते थे। परोक्ष करों में मुख्यतः नमक, शराब एवं तंबाकू आदि पर लिए जाने वाले कर थे। गेबेल नमक कर था। नमक के व्यापार का एकाधिकार एक कंपनी के पास था और कानून के अनुसार 7 वर्ष से अधिक आयु वाले प्रत्येक व्यक्ति को वर्ष में 7 पाउंड नमक अवश्य खरीदना पड़ता था। यह सबसे कष्टदायक कर था। कौरवी बेगार को कहा जाता था। कौरवी दोस्तों बेगार को कहा जाता था। टेल प्रत्यक्ष भूमि कर था। क्रांति की पूर्व संध्या पर अकाल एवं बेरोजगारी से त्रस्त भूखे नंगे लोग पेरिस में एकत्र हो रहे थे, जिन्हें साक्यूलोथ कहा गया। आगे है कोत रांद्यू राज्य के आय व्यय का विवरण था, जिसे पहली बार नेकर ने प्रदर्शित किया। वारसाय के महलों की विलासिता पर हुए खर्चे के कारण वारसाय को राष्ट्र की समाधि कब्र कहा जाने लगा। प्रायः बौद्धिक चेतना को क्रांति की आत्मा कहा जाता था और क्रांति का श्रेय लेखकों एवं प्रबुद्ध वर्ग को दिया जाता था। प्रबुद्ध वर्ग में मॉन्तेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो, दीदरो, क्वेसने, तुर्गो एवं डी एल्बर्ट आदि प्रमुख थे। नेपोलियन बोनापार्ट का कथन था कि यदि रूसो ना हुआ होता तो फ्रांसीसी क्रांति संभव ना होती। फ्रांसीसी कवि एवं उपन्यासकार F.R. सातोब्रिया का कथन है कि फ्रांसीसी क्रांति बौद्धिक आंदोलन एवं भौतिक दुखों के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई थी। बौद्धिक आंदोलन ने ही भौतिक दुखों का
अधिक व्यापक रूप से विरोध किया था। डेविड थॉमसन ने भी लिखा है कि फ्रांस के दार्शनिकों और 1789 ईस्वी में हुई क्रांति के बीच बड़ी दूर का और परोक्ष संबंध है। आगे है, लेखक, पत्रकार, नाटककार, आलोचक, व्यंग्यकार एवं दार्शनिक वोल्टेयर 1694 से 1778 ईस्वी का मूल नाम फ्रांसवा मारी आरुए था। इन्होंने इडिपस फिलोसॉफिकल लेटर्स ऑन इंग्लिश तथा ट्रीटाइज ऑन टॉलरेंस नामक कृतियों की रचना की। अपनी लोकप्रियता के कारण यह राजा वोल्टेयर के नाम से प्रसिद्ध था। जीन जैक्स रूसो, आइए देखते हैं रूसो के बारे में। 1712 से 1778 ईस्वी फ्रांस का प्रसिद्ध दार्शनिक था। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक रूसो को क्रांति का मसीहा कहा गया है। वह एमिल तथा सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक कृतियों का रचयिता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक संविदा में वह कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है, फिर भी हर कहीं वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी फ्रांस की क्रांति के आदर्श माने जाते हैं, जिनका जनक जो है दोस्तों वह रूसो है। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे, मॉन्टेस्क्यू का मूल नाम, मॉन्टेस्क्यू 1689 से 1755 ईस्वी। मॉन्टेस्क्यू का मूल नाम चार्ल्स लुई डी सेकेंडेड था। पर्शियन लेटर्स तथा द स्पिरिट ऑफ लॉज उनकी प्रसिद्ध कृति थी मॉन्टेस्क्यू की। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉज उसकी फेमस कृति थी, याद रखिएगा। पर्शियन लेटर्स और द स्पिरिट ऑफ लॉज ये इनकी कृति थी। आगे, पर्शियन लेटर्स में उसने फ्रांस के रीति रिवाजों तथा निरंकुश राजतंत्र पर व्यंग किया है। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक में उसने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है। आगे दोस्तों, दीदरो 1713 से 1784 ईस्वी ने एक विशाल विश्वकोश यानी ऑक्सकी गेपेदी का संपादन किया, विश्वकोश का संपादन किया, जिसमें उसकी सहायता जीन ले आर डी एलम्बर्ट, ठीक है, एलम्बर्ट ने की। फिजियोक्रेटस वे अर्थशास्त्री थे जो आर्थिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध थे। तुर्गो क्विसने आदि फिजियोक्रेटस थे। फिजियोक्रेटस तुर्गो की नीति थी दिवालियापन नहीं, कर वृद्धि नहीं, कोई ऋण नहीं। ठीक है, फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण देश की शोचनीय आर्थिक दशा थी। लुई 16वें ने बार बार अपने वित्त मंत्रियों को बदला। वित्त मंत्री पद पर क्रमशः तुर्गो, नेकर, पलरी, केलोन तथा ब्रिया या ब्राइन को नियुक्त किया गया। तुर्गो ने 4 सूत्री कार्यक्रम रखा: ऋण नहीं, नए कर नहीं, दिवालियापन नहीं और राज्य के खर्च में कमी। आगे है, यह कार्यक्रम आंशिक रूप से लागू होने पर भी स्थिति में सुधार आने लग गया था, किंतु जब तुर्गो ने खर्च कम करने, कुलीनों एवं बड़े पादरियों के अधिकारों पर आघात करने तथा
उनसे कठोरतापूर्वक कर वसूल करने, किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव रखे तो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग उसके विरुद्ध हो गया और उसे वित्त मंत्री के पद से हटवा दिया। आगे है, तुर्गों के बाद वित्त मंत्री के रूप में एक धनी बैंकर नेकर की नियुक्ति हुई, जिसने ऋण न लेने की बात छोड़कर तुर्गों के अन्य सुझाव स्वीकार कर लिए। जब उसने कुलीनों पर टैक्स लगाने तथा राज्य के व्यय को कम करने पर जोर दिया तो उसका विरोध बहुत हो गया। आगे, रानी आंतवानेत ने भी कंजूस कहकर उसकी निंदा की। नेकर के हटने के बाद फलरी और फिर केलोन वित्त मंत्री बना। ठीक है, अच्छा काम करोगे बेटा तो हट ही जाओगे। आगे, केलोन राज परिवार को अप्रसन्न नहीं करना चाहता था, अतः उसने राज्य के घाटे की पूर्ति के लिए ऋण लिए, परंतु कुछ समय बाद ऋण मिलना बंद हो गया और अगस्त 1786 ईस्वी तक सरकारी खजाना खाली हो गया। अतः केलोन को बर्खास्त कर दिया गया। केलोन के बाद 1787 ईस्वी में रानी के कृपा पात्र ब्रिन को वित्त मंत्री बनाया गया। ठीक है, आगे, ब्रिन ने राजा को सभी वर्गों पर एक समान भूमि कर तथा नया टैक्स, स्टाम्प टैक्स लगाने को कहा। विशिष्ट व्यक्तियों की सभा में ने ब्रिन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। राजा ने इस सभा को भंग कर दिया और ब्रिन के प्रस्तावों का पंजीकरण करने के लिए पेरिस की पार्लिमा के पास भिजवा दिया। पेरिस की पार्लिमा ने घोषणा की कि नवीन करों को लगाने का अधिकार केवल एस्टेट्स जनरल को ही है। अंत में विवश होकर राजा को स्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ी। नेकर को व्यापक अधिकार देकर पुनः वित्त मंत्री बनाया। फ्रांस में स्टेट जनरल नामक प्रतिनिधि सभा की बैठक 1614 ईस्वी के बाद क्रांति तक 175 वर्ष तक नहीं हुई थी। ठीक है, स्टेट्स जनरल केवल सलाहकारी संस्था थी तथा इसके निर्णय राजा पर बाध्यकारी नहीं थे। इस मध्यकालीन संस्था में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्टेट्स के सदस्य बैठते थे, जो पृथक पृथक बैठक अपना मत राजा को प्रस्तुत करते थे तथा एक स्टेट का एक ही मत होता था। 1788 ईस्वी में स्टेट्स जनरल का चुनाव हुआ। लुई 16वें ने स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाने की घोषणा 1 मई 1789 ईस्वी को की, जबकि 5 मई 1789 ईस्वी को 175 वर्ष बाद स्टेट जनरल का अधिवेशन वर्साई के महल में प्रारंभ हुआ। लुई 16वें ने विधिवत इसका उद्घाटन किया। इसी दिन से क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। 17 जून 1789 ईस्वी को थर्ड स्टेट यानी तृतीय वर्ग ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित किया। राष्ट्रीय सभा को फ्रांस की जनता की एकमात्र प्रतिनिधि सभा घोषित किया गया। 20 जून 1789 ईस्वी को जब राजा ने सभा भवन पर ताले लगवा दिए, तब थर्ड स्टेट यानी तृतीय वर्ग के प्रतिनिधियों ने पास के टेनिस कोर्ट में सभा करने का निर्णय लिया। मिराबो के नेतृत्व में उन्होंने शपथ ली कि वे तब तक साथ काम करते रहेंगे जब तक फ्रांस के लिए कोई संविधान नहीं बना लेते। इसे ही टेनिस कोर्ट की शपथ कहा गया। ठीक है, एक फिगर दिया गया है, इसको देख लीजिए दोस्तों। यह है टेनिस कोर्ट की शपथ, यहीं पे लोग लिए थे, देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, मोनियर ने टेनिस कोर्ट की शपथ का प्रस्ताव किया था। किसने? मोनियर ने। मिराबो फ्रांस की क्रांति का एक महान एवं योग्य राजनीतिज्ञ था। वह स्टेट जनरल में तृतीय वर्ग का प्रतिनिधित्व था। ठीक है, आगे है दोस्तों, प्रतिनिधित्व था। मिराबो ने कहा कि हम यहाँ टेनिस कोर्ट में जनता की इच्छा से उपस्थित हुए हैं और जब तक बंदूक की गोली से हमको नहीं हटाया जाएगा तब तक हम
यहाँ से नहीं जाएंगे। स्टेट जर्नल में जनता के प्रतिनिधि समस्याओं एवं शिकायतों की सूची लाए थे, जिन्हें काहिए यानी स्मृति पत्र कहा गया। आगे है दोस्तों, हेज ने इस शपथ का महत्व बताते हुए लिखा है कि टेनिस कोर्ट की शपथ फ्रांसीसी क्रांति का वास्तविक आरंभ था। 27 जून 1789 को राजा ने राष्ट्रीय सभा को वैधानिक मान्यता दी। 9 जुलाई 1789 को राष्ट्रीय सभा ने स्वयं को संविधान सभा घोषित किया। आगे 11 जुलाई 1789 को लोकप्रिय वित्त मंत्री नेकर को पदच्युत कर दिया गया और तत्काल देश छोड़ने के आदेश दिए गए। 14 जुलाई 1789 को पेरिस की जनता ने बास्तिल के किले, जिसमें राजनीतिक बंदी रखे जाते थे, पर आक्रमण कर उसे ध्वस्त कर दिया। आगे है, जब राजा को बास्तिल के पतन का समाचार मिला तो उसने कहा कि अरे, यह तो विद्रोह है। तब पास खड़े दरबारी ने कहा, राजन, यह क्रांति है। बास्तिल पेरिस से थोड़ी ही दूरी पर छोटा सा किला था। यह किला निरंकुशता का प्रतीक था, अतः उसका पतन फ्रांसीसी निरंकुश तंत्र का पतन माना गया और 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। पेरिस में जनता ने पुरातन राज्य प्रशासन को समाप्त करके नई म्यूनिसिपल सरकार बना ली और यह पेरिस की कम्यून के नाम से प्रसिद्ध हुई। नगर की सुरक्षा के लिए नेशनल गार्ड का गठन किया गया और लाफायेत को इसका प्रधान बनाया गया। बेली को पेरिस का मेयर घोषित किया गया। राजा ने नेकर को वापस बुलाना स्वीकार कर लिया। राष्ट्रीय सभा में 4 अगस्त 1789 को नोएलिज नामक कुलीन ने अपने विशेषाधिकारों को त्याग दिया, जिसके बाद विशेषाधिकारों को त्यागने की होड़ लग गई। नोआइन अपने दोस्तों के बीच बेपेंदे के लोटे के नाम से प्रसिद्ध था। फ्रांस के सबसे बड़े सामंत ड्यूक द एगियो ने नोआई का समर्थन करते हुए अपने विशेषाधिकार त्याग दिए। 27 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा या संविधान सभा ने लाफायेत के प्रस्ताव पर मानवाधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में कुल 17 धाराएं थीं। यद्यपि उक्त घोषणा पत्र काफ़ी महत्वपूर्ण था, फिर भी इसमें अनेक दोष थे। इस घोषणा पत्र को आधुनिक युग की इंजिल कहा गया है। ठीक है, आगे है, मानव अधिकारों के घोषणा पत्र के बारे में इतिहासकार एक्टन ने कहा है कि कागज का यह टुकड़ा नेपोलियन की सेना से भी अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। लाफायेत ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में एक सैनिक की हैसियत से भाग लिया था। उसने अमेरिकी क्रांति से यह सीखा कि विरोध करना पवित्र कर्तव्य है। 5 अक्टूबर 1789 ईस्वी को महिलाएं रोटी की मांग के साथ पेरिस से वर्साय पहुंची, जहां उन्होंने राजमहल को घेर लिया। 6 अक्टूबर 1789 ईस्वी को लुई 16वें एवं मेरी आंतवानेत को पेरिस लाकर तुइलरी के महलों में रखा गया। लुई के पेरिस आने के पश्चात 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सभा को पेरिस ले आया गया। फ्रांस की आर्थिक दशा शोचनीय होती जा रही थी। आगे, तालीरा नामक एक बिशप के राष्ट्रीय सभा में यह प्रस्ताव रखा कि चर्च की संपत्ति को समाप्त कर दिया जाए। तालीरा के प्रस्ताव को मिराबो ने समर्थन दिया। अंत में 3 नवंबर 1789 ईस्वी को संविधान सभा ने चर्च की संपत्ति
का राष्ट्रीयकरण कर दिया। आगे, चर्च की संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति मान ली गई और चर्च को राज्य के अधीन कर दिया गया। कागजी मुद्रा एसाइनेट केवल चर्च की जमीन की खरीद फरोख्त में काम आती थी। पादरियों के लिए निर्मित लौकिक विधान को सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी कहा गया। ठीक है, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी कहा गया, जिसके अनुसार सभी पादरियों को राजभक्ति की शपथ लेनी पड़ती थी। जिन्होंने शपथ ली उन्हें ज्यूरर तथा जिन्होंने शपथ नहीं ली उन्हें नॉन ज्यूरर कहा गया। जिन पादरियों ने शपथ लेने से इनकार किया वे लोग सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था के शत्रु समझे गए। उन्हें अपने पदों से पृथक कर दिया गया। पोप पायस षष्ठम, जो अभी तक शांत था, पादरियों के इस विधान के कारण अब क्रांति का घोर आलोचक हो गया। 1791 ईस्वी में फ्रांस का पहला लिखित संविधान तैयार हुआ। यद्यपि संविधान का निर्माण 1789 से ही प्रारंभ हो गया था। प्रथम लिखित संविधान में दो प्रमुख तत्वों पर बल दिया गया। पहला, राज्य की सार्वभौम शक्ति जनता में निहित हो। दूसरा, शक्ति का विकेंद्रीकरण राज्य एवं जनता के हित में है। आगे 20 जून 1791 ईस्वी को राजा लुई 16वां अपनी पत्नी के साथ पेरिस से भाग निकला, किंतु वरेन नामक स्थान पर इन्हें पकड़ लिया गया और एक नज़रबंद कैदी की तरह रखा गया। राजा को वरेन से अपमानजनक स्थिति में लाने से नाराज होकर ऑस्ट्रिया के लियोपोल्ड एवं प्रसा के फ्रेडरिक ने 27 अगस्त 1791 ईस्वी को पिलनित्ज की घोषणा की। जिसमें फ्रांस के राजा के हित में सशस्त्र हस्तक्षेप करने का प्रस्ताव था। 1792 ईस्वी में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, लेकिन फ्रांस की सेनाएं ऑस्ट्रिया से बुरी तरह हारी। 20 जून 1792 ईस्वी को हजारों नर नारियों का जुलूस राष्ट्र की जय के नारे लगाता हुआ तुइलरिज के राज प्रसादों की ओर बढ़ा। भीड़ ने नारे लगाए, अज्ञापतियों पर हस्ताक्षर कर दो, पादरियों का नाश हो। प्रदर्शनकारियों के एक नेता लेजांद्र ने चिल्लाकर राजा से कहा कि श्रीमान जी सुनिए, आपको बाध्य होकर मेरी बात सुननी पड़ रही है। आप देशद्रोही हैं। आपने हम लोगों को हमेशा धोखा दिया है और अब भी आप हमें धोखा दे रहे हैं। 10 अगस्त 1792 ईस्वी को व्यवस्थापिका सभा द्वारा राजा लुई 16वें को पदच्युत कर राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। 10 अगस्त 1792 के बाद समस्त वास्तविक सत्ता कम्यून में केंद्रित हो गई। संसद ने कम्यून की निरंकुशता का विरोध किया, परंतु वह उस पर नियंत्रण रखने में असमर्थ थी। शासन शक्ति अब जैकोबिन क्लब के अध्यक्ष और कम्यून के नेता रॉब्सपियर के पास आ गया। फ्रांस में 2 से 6 सितंबर 1792 ईस्वी तक विभत्स रक्तपात का तांडव चलता रहा। आगे दोस्तों, हैजन ने मारा को इस कुत्सित और कायरतापूर्ण सितंबर हत्याकांड को भड़काने वाला और उस समय का सबसे अधिक रक्त पिपासु व्यक्ति कहा है। मादाम रोला के शब्दों में वह मारा इन जनसंहारों में एक नेता नहीं बल्कि एक सहायक था। दांतो अगर
दांतो अगर चाहता तो यह हत्याकांड रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि यह उसके उद्देश्य के अनुरूप था। एक अवसर पर दांतो ने कहा, मैं परवाह नहीं करता यदि लोग मुझे रक्त पीने वाला कहते हैं। फ्रांस में संविधान के समर्थक संविधानवादी कहलाए, जो सीमित राजतंत्र के पक्षधर थे। आगे उग्र गणतंत्रवादी जैकोबिन्स पेरिस के जैकोब चर्च के पुस्तकालय में मिलते थे, इसलिए इन्हें जैकोबिन कहा जाने लगा। निम्न मध्यम वर्गीय लोग सर्वाधिक संख्या में इसके सदस्य बने। पेरिस की कम्यून पर जैकोबिनों का प्रभाव था। अपने मुख्य प्रतिद्वंदी जिरोंदिस्तों की अपेक्षा जैकोबिन आचारहीन, सिद्धांतहीन, अल्प शिक्षित एवं अवसरवादी लेकिन यथार्थवादी थे। जैकोबिन गणतंत्र के कट्टर समर्थक थे। इस दल को माउंटेन के नाम से भी जाना जाता था, ताकि इस दल की शक्ति का केंद्र पेरिस था। दांतो, रॉब्सपियर, मारा, केमिले, हैबर आदि इस दल के मुख्य नेता थे। इसी दल ने आतंक का राज स्थापित किया था। फ्रांस में रॉब्सपियर सद्गुणों का गणतंत्र स्थापित करना चाहता था। आगे है जिरोंदिस्ट दल जैकोबिन दल का मुख्य प्रतिद्वंदी था। इस दल के सदस्य जिरोद प्रांत से संबंधित थे, अतः इन्हें जिरोदिस्ट के नाम से पुकारा गया। आगे इस दल के प्रमुख नेता मादाम रोला ब्रिसो या ब्रिसट, केंदोरसेत, बूजो, वर्गनाट, पेटियन, गाडेत, जेनसोने पासे, द्यूमोरेज, पेसियो, वेरिन्यो, इन्नार इत्यादि थे। ब्रिसो के नाम पर इस दल को ब्रिसोनियन भी कहा जाता था तथा इसके सदस्य ब्रिसोटिन्स के नाम से जाने जाते थे। युवा किंतु अनुभवहीन गणतंत्रवादी जिरोंदिस्तों की नीति में व्यावहारिकता का अभाव था तथा वे आदर्शवादी अधिक थे। आगे है जिरोदिस्त दल के सदस्यों ने क्रांति के दौरान पेरिस के असाधारण महत्व पर कहा था कि पेरिस फ्रांस नहीं है। आगे है कार्देलियर क्लब के संस्थापक कैमिला दसमौला एवं जेपी मारा थे। गणतंत्रवादी क्लब कार्देलियर के संस्थापकों में एक दांतो फ्रांस की क्रांति का महान राजनीतिज्ञ था, जो सितंबर हत्याकांड के लिए भी दोषी माना जाता था। आगे राष्ट्रीय सम्मेलन या नेशनल कन्वेंशन 1792 से 1795 में राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की गई। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय सम्मेलन ने 20 सितंबर 1792 को अपनी बैठकें आरंभ की। फ्रांस में सर्वप्रथम गणतंत्र की घोषणा 21 सितंबर 1792 को की गई। आगे फ्रांस में नए गणतंत्र का कैलेंडर जारी किया गया। नोत्रे दामे का गिरजाघर बुद्धि के मंदिर के रूप में रूपांतरित कर दिया गया। नेशनल कन्वेंशन में 782 सदस्य थे, जो सार्वभौम पुरुष मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हुए। आगे है कन्वेंशन के दक्षिण भाग दाईं ओर में जिरोदिस्त दल के सदस्य बैठते थे। इनके नेताओं में ब्रिसट, कंडोर से टॉमस पेन प्रमुख थे। ये प्रजातांत्रिक गणतंत्र के प्रबल समर्थक थे। आगे है बाईं ओर जैकोबिन बैठते थे, जिनके प्रमुख नेता रॉब्सपियर, दांतो मारा, कार्नो, कामिले थे। ये उग्र सिद्धांतहीन लेकिन व्यावहारिक नेता थे।
कन्वेंशन के मध्य भाग में जो सदस्य बैठते थे उनके उनके अपने कोई सिद्धांत नहीं थे। वे वाम एवं दक्षिण भाग के बीच इधर उधर लुढ़कते रहते थे। अतः इन्हें दल दल में फंसे मेढक भी कहा जाता था। यह दल मैदान के नाम से प्रसिद्ध था। राजा लुई 16वें पर राष्ट्रद्रोह के प्रमाण मिल चुके थे। आगे एक सेकंड दोस्तों, प्रमाण मिल चुके थे। अतः अब प्रश्न सिर्फ यह था कि राजा को दंड दिया जाए। राजा को दंड के प्रश्न पर जीरोदिस्त और जैकोबिन आमने सामने आ गए। जीरोदिस्त राजा को बचाना चाहते थे, जबकि जैकोबिन चाहते थे कि राजा को शीघ्र मृत्युदंड दे दिया जाए। आगे राजा लुई 16वें पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 21 जनवरी 1793 ईस्वी को गिलोटीन मृत्युदंड कर दिया गया। ठीक है। आगे राजा के वध स्थल को क्रांति स्थल नाम दिया गया। मृत्युदंड के समय राजा ने इतना ही कहा कि सज्जन वृंत मैं निर्दोष हूँ, मुझ पर लगाए गए आरोप झूठे हैं, मेरा रक्त फ्रांस की जनता के लिए कल्याणकारी हो। आगे रूस की कैथरीन द्वितीय ने लुई 16वें की मृत्यु पर शोक मनाया। अमेरिका भी फ्रांस के इस कृत्य से क्षुब्ध था। जैकोबिन दल के रॉब्सपियर ने 1793 से 94 ईस्वी में फ्रांस में आतंक का राज्य स्थापित किया, जिसका उद्देश्य क्रांति की उपलब्धियों को बनाए रखना था। ठीक है, देख लो दोस्तों, रॉब्सपियर यही है। कितना देखने में दुष्ट लग रहा है, देख लीजिए रॉब्सपियर। आगे है दोस्तों, उपलब्धियों को बनाए रखना था। आतंक का राज्य 5 सितंबर 1793 ईस्वी से 27 जुलाई 1794 ईस्वी तक कायम रहा। आगे देखते हैं, आतंक के राज्य के उपकरण निम्न थे। पहला, जन सुरक्षा समिति। दूसरा, सामान्य सुरक्षा समिति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, क्रांतिकारी न्यायाधिकरण। ठीक है, आगे है सार्वजनिक सुरक्षा समिति अथवा जन सुरक्षा समिति को पुलिस संबंधी विशिष्ट अधिकार प्राप्त थे, जो गणतंत्र विरोधी लोगों को केवल संदेह के आधार पर जेल भेज सकती थी। सामान्य सुरक्षा समिति गणतंत्र के शत्रुओं की समाप्ति के लिए कोई भी कार्य कर सकती थी। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना तथा देशद्रोहियों को खोजकर क्रांतिकारी न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना इसका प्रमुख कार्य था। यह समिति जन सुरक्षा समिति के अधीन थी। क्रांतिकारी न्यायाधिकरण में संदेह के कानून के आधार पर गिरफ्तार किए गए लोगों पर मुकदमे चलाकर उन्हें सजा दी जाती थी। जीरोदिस्त सितंबर हत्याकांड के लिए जिम्मेदार लोगों को दंड देना चाहते थे। वे न केवल पेरिस कम्यून को दंडित करना चाहते थे, अपितु पेरिस की सर्वोच्चता के भी विरुद्ध थे। वे मारा से घृणा करते थे। मारा और रॉब्सपियर अब जीरोदस्तों का अंत चाहने लगे। यद्यपि दांतो जीरोदिस्तों को साथ लेकर चलना चाहता था। दांतो ने कहा था कि तुम यह नहीं जानते कि क्षमा किस तरह किया जाता है। दांतो ने मरने से पहले जेल में ये शब्द कहे थे कि मैं सब कुछ एक भयंकर दलदल में छोड़े जा रहा हूँ, उसमें से कोई भी शासन का कुछ नहीं समझते। मरने से पूर्व दांतो रॉब्सपियर को देखकर चिल्लाया था कि अरे दुष्ट रॉब्सपियर, तुम भी मेरे अनुगामी बनोगे, तुमको भी फांसी लगेगी। मारा ने पेरिस कम्यून के साथ मिलकर 2 जून
1793 ईस्वी को जन विद्रोह कर दिया, फ्रांस पर पेरिस का कब्जा हो गया। कम्यून ने जीरोदिस्ट नेताओं को कन्वेंशन से निकालने की मांग की। आगे जैकोबिन तब कन्वेंशन के स्वामी हो गए। यह घटना फ्रांस की क्रांति के इतिहास में 2 जून के अवैध निर्णय यानी कुदेता नाम से जानी जाती है। 13 जुलाई 1793 ईस्वी को सालौत नामक एक युवती ने मारा को चाकू से वार कर मार डाला। मारा के बाद कम्यून पर एबर यानी हर्बर्ट का आधिपत्य हो गया। मैरी अंतवानेत को 16 अक्टूबर 1793 को गिलोटीन पर चढ़ाया गया। ठीक है। आगे नेपोलियन बोनापार्ट ने रानी की हत्या के बारे में कहा कि रानी की मृत्यु एक ऐसा अपराध था जो राजहत्या से बढ़कर था। यह एक अत्यंत असभ्य कार्य था। 6 नवंबर 1793 को मादाम रोला का वध कर दिया गया। मृत्यु के समय मादाम रोला ने कहा कि स्वतंत्रता, तेरे नाम पर क्या क्या पाप किए जाते हैं। आगे 28 जुलाई 1794 को रॉबस्पियर को गिलोटीन करने के साथ ही आतंक के युग की समाप्ति हुई। ठीक है। थर्मोडोर के महीने में रॉबस्पियर तथा आतंक के शासन का समाप्त होना और उदार शासन व्यवस्था की शुरुआत को थर्मोडोर महीने की प्रतिक्रिया कहा जाता है। फ्रांस में 1793 ईस्वी में दूसरा तथा 1795 ईस्वी में तीसरा संविधान बना। नेशनल कन्वेंशन राष्ट्रीय सम्मेलन ने स्वयं को 26 अक्टूबर 1795 को भंग घोषित कर दिया। राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा बनाए गए नए संविधान में कार्यपालिका का दायित्व 5 सदस्यों के निदेशक मंडल डायरेक्टर्स को सौंपा गया, अतः इसे डायरेक्टरी कहा गया, जिसमें 27 अक्टूबर 1795 से 10 नवंबर 1799 तक शासन किया। डायरेक्टरी के 5 सदस्य थे ला रवलियर लेपो, आगे रियुबाल, सिएज, ल तुनयूर, बर्रास। ठीक है, ये 5 सदस्य थे। ला रवलियर लेपो, रियुबाल, सिएज, ल तुनयूर, बर्रास। ठीक है, ये 5 सदस्य थे दोस्तों। आगे सीएस द्वारा डायरेक्टरी की सदस्यता से इनकार करने पर कारणों को इसमें स्थान मिला। इन सब में कारणों ही एक योग्य सैन्य संचालक एवं एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था। डायरेक्टरी का काल स्वार्थी, अनुभवहीन एवं भ्रष्ट राजनीतिज्ञों का काल था, जिन्हें साधारण वर्ग की चिंता नहीं थी। जनता डायरेक्टरी से असंतुष्ट थी क्योंकि वह केवल सैनिकों के बल पर चल रही थी। डायरेक्टरी ने जर्मन प्रदेश पर आक्रमण का भार जोधा और मोरू को सौंपा, जबकि इटली पर आक्रमण का नेतृत्व नेपोलियन बोनापार्ट को सौंपा गया। ठीक है, जोधा और मोरू तो अपने अभियान में पराजित होकर लौटे, लेकिन नेपोलियन ने इटली में शानदार विजय हासिल की। आगे टोलेंटिनो में 19 फरवरी 1797 को पोप और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच हुई संधि में पोप ने निम्न शर्तें मान ली। पहला, पोप ने बंदरगाहों से अंग्रेजों का निष्कासन। दूसरा, ट्रांसपेडेन गणराज्य को पोप द्वारा मान्यता। तीसरा, एविगनान पर फ्रांस के अधिकार को स्वीकृति। आगे 18 अप्रैल 1797 को लिओबेन में ऑस्ट्रिया और नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के बीच संधि हुई। लिओबेन में ऑस्ट्रिया और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच संधि हुई। 17 अक्टूबर 1797 को ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच
कैंपो फोर्मियो कैंपो फोर्मियो की संधि संपन्न हुई। इस संधि की शर्तों के तहत ऑस्ट्रिया फ्रांस की सीमा राइन तक मानेगा। आगे आयोनियन द्वीप फ्रांस को मिला। आगे है ऑस्ट्रिया ने सिस अल्पाइन गणराज्य को मान्यता दे दी। मिस्र पर आक्रमण के लिए नेपोलियन बोनापार्ट 19 मई 1798 को तूलौ के बंदरगाह से रवाना हुआ। उसने मिस्र के प्रसिद्ध बंदरगाह एलेक्जेंड्रिया पर अधिकार कर लिया। फ्रांसीसियों ने पिरामिडों के युद्ध 21 जुलाई 1798 में मिस्रियों को हराकर काहिरा को हस्तगत कर लिया। आगे 1 अगस्त 1798 ईस्वी को अंग्रेज नौसेनापति नेल्सन ने अबू कर की खाड़ी में खड़े फ्रांसीसी बेड़े को सहसा आक्रमण कर नष्ट कर दिया। नील का युद्ध नाम से विख्यात यह लड़ाई विश्व इतिहास की सर्वाधिक निर्णायक लड़ाइयों में शामिल की जाती है। इंग्लैंड की नौसेना का यह नेपोलियन को पहला करारा झटका था। अक्टूबर 1799 ईस्वी में जब नेपोलियन बोनापार्ट मिस्र से लौटा तो पेरिस की जनता ने उसका स्वागत किया। तब नेपोलियन ने कहा कि मैं ठीक समय पर आया हूँ, अब नाशपाती पक चुकी है। नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा 19 ब्रूमेयर अर्थात 10 नवंबर 1799 ईस्वी को एक षड्यंत्र के द्वारा डायरेक्टरी की समाप्ति की घोषणा कर दी गई, जिसे ब्रूमेयर षड्यंत्र या कूप द एतात कहा जाता है। नए संविधान के निर्माण तक सत्ता कंसलेट अर्थात सलाहकारों की सरकार को सौंपी गई। 3 कौंसलों सलाहकारों में नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम एवं ड्यूको और सिएज अन्य 2 थे। आगे हम लोग फैक्ट फाइल्स पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। 1789 ईस्वी में 5 मई को स्टेट्स जनरल का लुई 16वें द्वारा उद्घाटन। दूसरा 1789 में ही 17 जून को तृतीय वर्ग ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित किया। आगे 1789 में 20 जून को राष्ट्रीय सभा द्वारा टेनिस कोर्ट की शपथ हुई। 1789 में 14 जुलाई को बास्तील का पतन हुआ। 1789 में ही 4 अगस्त को राष्ट्रीय सभा द्वारा विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। 1789 में ही दोस्तों 27 अगस्त को राष्ट्रीय सभा ने मानवाधिकारों की घोषणा की। 1789 में ही 5 अक्टूबर को वर्साई के राजमहल तक पेरिस की स्त्रियों का प्रसिद्ध जुलूस के रूप में जाना। 1789 में ही 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सभा यानी संविधान सभा को वर्साई से पेरिस स्थानांतरित कर दिया गया। 1791 में सितंबर में राष्ट्रीय सभा संविधान सभा द्वारा फ्रांस के प्रथम गणतंत्रीय संविधान का कार्य पूरा किया गया। 1792 में 11 जुलाई को ड्यूक ऑफ ब्रुंसविक की घोषणा की यदि फ्रांस के राजा को शारीरिक चोट पहुंचाई गई तो वह पेरिस के नगर को दंड देगा। आगे है 1792 में 10 अगस्त को राजा लुई 16वें को पदच्युत कर राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। 1792 में ही 2 से 6 सितंबर तक सितंबर हत्याकांड। आगे 1793 में 21 जनवरी को लुई 16वें का गिलोटीन द्वारा वध। आगे 1793 में ही 16 अक्टूबर को मेरी आंतवानित को गिलोटीन पर चढ़ाया गया। 1794 27 जुलाई को नेशनल कन्वेंशन द्वारा रॉबस्पियर को बंदी बनाया जाना। 28 जुलाई को उसे गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। रॉबस्पियर भी नहीं बचा दोस्तों, दांतों ने कहा था तुम भी चढ़ोगे बेटा। आगे 1795 से 1799 डायरेक्टरी का शासन।
ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा फ्रांस की क्रांति आज समाप्त होता है। लेसन नंबर 12 हम लोग पूर्ण कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए दोस्तों, खूब बढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।